हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो सर्किट है, ठीक है। ये है हमारा सर्किट नंबर फर्स्ट और ये है हमारा सर्किट नंबर सेकंड। इसमें से करंट I1 पास हो रहा है और सर्किट नंबर सेकंड में से करंट I2 पास हो रहा है। इसका अगर हम छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे तो वो होगा DL1। इस वाले सर्किट का छोटा सा लेंथ जो है वो होगा DL2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो दो पॉइंट्स है जहाँ पर DL1 और DL2 है, वो होगा R12। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विथ सर्किट 2, जो सर्किट नंबर सेकंड पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगी करंट I1 के पास होने के वजह से सर्किट नंबर फर्स्ट में, वो बराबर होगा phi21 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B1 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर के। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, हमने पहले किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सर्किट नंबर 2 ड्यू टू करंट इन सर्किट नंबर फर्स्ट। लेट A1 इज इक्वल टू वेक्टर पोटेंशियल एट द सर्किट सेकंड ड्यू टू करंट I1। जो करंट I1 है हमारे सर्किट नंबर फर्स्ट में, उसके वजह से जो सर्किट नंबर सेकंड है उसमें वेक्टर पोटेंशियल आएगा। कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आता है, तो B1 जो है कर्ल ऑफ A1 के बराबर आएगा, यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट A1 वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है। इस वाले वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा phi21 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट DS2 वेक्टर। नाउ स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो कर्ल ऑफ किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो बराबर होता है उसी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट A1 वेक्टर डॉट DS2 का, वो बराबर होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A1 वेक्टर DL2 के। तो ये जो पोर्शन है उसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हमारा जो phi21 है वो बराबर आएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A वेक्टर डॉट DL2, ठीक है। A1 है यहाँ पर। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, जो वेक्टर पोटेंशियल का डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या होता है, जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है दैट इज A1 वेक्टर, वो बराबर होता है म्यू नॉट करंट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी आएगा, ठीक है। उसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DL1 डिवाइडेड बाय R12 के बराबर आएगा। ये वेक्टर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो करंट के सबस्क्रिप्ट बाकी सारी चीजों के सबस्क्रिप्ट में हमें 1 लिखना है। फर्स्ट वाले सर्किट को कंसिडर करना है। R12 इज द सेपरेशन फ्रॉम DL1 ऑन सर्किट फर्स्ट टू द पॉइंट सर्किट 2। R12 जो है वो सेपरेशन है हमारा DL1 का, जो सर्किट नंबर फर्स्ट में हमने छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया है उसका सेपरेशन है। 2 पॉइंट सर्किट C2 की तरफ एक पॉइंट होगा वहां तक, ठीक है। वेयर वेक्टर पोटेंशियल इज A1 और वहां पर जो पॉइंट होगा उसका वेक्टर पोटेंशियल जो है A1 होगा। तो phi21 हमारा बराबर आएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DL1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R के। जो A वेक्टर है उसका वैल्यू हमने पुट किया है phi21 में, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। इसको पुट किया है हमने phi21 वाले इक्वेशन में, A1 का वेक्टर, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर सरफेस नंबर सेकंड का हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना है, तो उसकी जगह पर हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं S सबस्क्रिप्ट 2 के जगह पर। म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। फिर हम लिखेंगे जो लाइन इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड DL1 डॉट प्रोडक्ट DL2 R12, ठीक है। अब ये जो दो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम
हम 2 को आगे 1 को पीछे या 1 को आगे सेकंड को पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब हमें ये भी पता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो phi21 डिवाइडेड बाय I1 के बराबर होता है। ठीक है, phi21 का वैल्यू हमने पहले निकाला था, उसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय I1 करेंगे तो ऊपर का जो I1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीजें जो है बच जाएगी। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन along path first close line integration along path second dl1 vector dot product dl2 vector divided by r12। ठीक है, सिमिलरली इसी वे में हम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं M12। ठीक है, M12 मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सर्किट नंबर फर्स्ट ड्यू टू करंट इन सर्किट नंबर सेकंड। सर्किट नंबर सेकंड में जब करंट पास होती है तो जो सर्किट नंबर फर्स्ट है उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है वो हम इसी वे में निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है जो 2 सबस्क्रिप्ट है, अगर हम उसकी जगह पर 1 और 1 सबस्क्रिप्ट की जगह पर 2 लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dl2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dl1 वेक्टर आएगा, और हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो इसको हम dl1 डॉट प्रोडक्ट dl2 लिख सकते हैं। सिंस M12 जो है वो 512 डिवाइडेड बाय I2 के बराबर आएगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला तो ये जो I2 है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। लाइन इंटीग्रेशन पहले हम फर्स्ट का करेंगे फिर सेकेंड का, इसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। dl1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dl2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21। सिंस ये जो R12 और R21 है वो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो M12 और M21 है वो भी इक्वल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में। सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल है M के, M हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है और इसी रिलेशन को हम कहते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसी रिलेशन को हम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। M12 इज इक्वल टू M21 को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, जिसको हमने अभी प्रूव किया। यही चीज बुक में भी दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 आर्बिट्री सर्किट्स। ठीक है, आर्बिट्री मीन्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी 2 सर्किट के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसको हम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं। कंसिडर 2 क्लोज सर्किट्स फर्स्ट एंड सेकेंड एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया है 2 क्लोज्ड, क्लोज मीन्स बंद। ठीक है, सर्किट है, सर्किट नंबर फर्स्ट और सर्किट नंबर सेकेंड। Let I1 and I2 be the current flowing in the circuit first and second respectively। सर्किट नंबर फर्स्ट में करंट I1 फ्लो हो रहा है और सेकंड में करंट I2 फ्लो हो रहा है। The current flowing in circuit first will produce a magnetic field। जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट फर्स्ट में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। The magnetic flux link with circuit second due to magnetic field produced by flow of current I1 in the circuit first be phi21। जो सर्किट फर्स्ट है उसमें करंट फ्लो होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सर्किट नंबर सेकंड है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो होगा हमारा phi21, और वो इसलिए है क्योंकि वो उसके पास में प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज गिवन बाय, और वो हमारा कितना होगा, phi21 जो है वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ b1 वेक्टर डॉट ds2 की। b1 वेक्टर क्यों यूज किया है हमने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्किट नंबर फर्स्ट में है। ds2 हमने इसलिए यूज किया है सरफेस नंबर सेकंड को, क्योंकि हमें देखना सरफेस नंबर सेकंड में है, और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन जो है फ्लक्स देता है, वही चीज यहाँ पर लिखा है। B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर सर्किट नंबर सेकंड में ड्यू टू करंट
करंट I1 की वजह से, ठीक है। लेट A1 बी द वेक्टर पोटेंशियल एट सर्किट सेकेंड। हम सपोज करेंगे जो सर्किट नंबर सेकेंड है वहां पर वेक्टर पोटेंशियल A1 है करंट I1 की वजह से, जो कि सर्किट नंबर फर्स्ट में फ्लो हो रहा है। B1 जो है वो कर्ल ऑफ A1 के बराबर होता है और A वेक्टर, हमारा जो वेक्टर पोटेंशियल है वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी मतलब कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो B1 है वो बराबर होगा कर्ल ऑफ A1 के, क्योंकि ये रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल के बीच में, तो इसको हम पुट कर सकते हैं B1 के जगह पर ऊपर इक्वेशन में। नाउ स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन जो है, लाइन इंटीग्रल जो है वो उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, यही कहता है हमारा स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्ल है किसी वेक्टर का, उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन है उस वेक्टर के लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो ये जो पोर्शन है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ A1 वेक्टर, उसके जगह पर हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A1 वेक्टर लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो जब हमने लिखा तो हमें ये वाला वैल्यू मिला। नाउ वेक्टर पोटेंशियल के डेफिनेशन के मुताबिक जो A1 वेक्टर है वो हमारा कितना होगा, जो वेक्टर पोटेंशियल है वो हमारा बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय R dV। वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया है तो साथ में dV आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी है वो करंट पर यूनिट एरिया है, तो J वेक्टर की जगह पर जो करंट डेंसिटी है उसके जगह पर हम करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाय A लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है I डिवाइडेड बाय A, बाकी सारी चीजें वही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एरिया है, ऊपर वॉल्यूम है, तो क्या होगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, लेंथ बचेगा। वॉल्यूम अपॉन एरिया जब हम करते हैं तो लेंथ बचता है, तो वही होगा यहाँ पर dl यहाँ पर बचेगा और I डिवाइडेड बाय R आएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि कोई वॉल्यूम है ही नहीं, लेंथ है तो लाइन इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यूज करके इस वाले फॉर्मूले को निकाला है। A1 वेक्टर जो है हमारा इतना आता है। अब यहाँ पर 1 हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि करंट 1 है, R12 डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसको तो हमें यूज करना ही होगा, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन मीन्स इस वाले पाथ का इंटीग्रेशन, इस वाले पाथ को ऐड करना, dl जो है उसका छोटा सा हिस्सा है, तो वही हमने किया। बट अकॉर्डिंग टू वेक्टर पोटेंशियल A1 वेक्टर जो है इतना आता है, तो A1 वेक्टर की जगह पर हम इस वाले वैल्यू को पुट कर सकते हैं, where R12 is the separation from DL1 on circuit first to a point circuit second where vector potential is A1। R12 क्या है, जो DL1 है, छोटा सा हिस्सा है हमारे सर्किट नंबर फर्स्ट का, छोटा सा लेंथ है, उसका डिस्टेंस है एक पॉइंट से जो कि सर्किट नंबर सेकंड पर है, और उस पॉइंट पर जो वेक्टर पोटेंशियल है वो A1 होगी, ठीक है। A1 वेक्टर की जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सारी चीजें सेम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, फिर उसके बाद जो लाइन इंटीग्रेशन है यहाँ पर सरफेस सेकंड हम नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि पाथ नंबर सेकंड है हमारा, सरफेस नंबर सेकंड नहीं है, लाइन इंटीग्रेशन है तो हम 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन नंबर फर्स्ट को पहले लिखे या सेकंड को, वो मायने नहीं रखता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी को भी पहले लिखे चलेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होता है phi21 डिवाइडेड बाय I1, तो हम phi21 का वैल्यू पुट करेंगे तो M21 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी वे में हम प्रूव कर सकते हैं कि जो phi12 है वो इतना आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्किट नंबर फर्स्ट काम कर रहा है वो सेकंड करेगा, ठीक है, उनका जो रोल है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है वहां पर 2 लिखना है, और जहाँ पर 2 लिखा है वहां पर 1 लिखना है। अब यहाँ पर जो R12 और R21 है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों का वैल्यू इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन उनका ऑपोजिट
ऑपोजिट है जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे तो M12 और M21 भी इक्वल होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं सारी चीजें सेम है एक्सेप्ट R12 और R21 जो कि इक्वल है और इसी रिलेशन को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी।